हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में इतिहास के उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो हमारे बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब देखिए, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का हो या मॉडर्न हिस्ट्री का हो या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या 1857 की क्रांति हो या एनी अदर कहीं से भी हिस्ट्री का जो सवाल है जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में पूछा गया है, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारे क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे और भी जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला हमारी चलाई गई है, अगर पीछे की वीडियो आप सभी ने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। निश्चित ही जो सारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे ही हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, वो सभी वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सभी को देना चाहेंगे, जिसमें क्या है कि हम एक शॉर्ट टाइम में, छोटे से समय में या बहुत ही कम समय में एक बार बिहार के प्रमंडल देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? तो आपके हो जाएगा तिरहुत, उसके बाद दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण। अगर हम बात करें तो तिरहुत में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो तिरहुत में हमारे आते हैं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। अगर हम बात करें सारण प्रमंडल की, तो इसमें हमारे 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? तो हमारा गोपालगंज, सीवान और सारण। तो जो गोपालगंज, सीवान और सारण है, ये हमारा सारण प्रमंडल में आता है। अगर हम बात करें हमारे दरभंगा प्रमंडल की, तो दरभंगा में हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसके अलावा अगर हम कोसी प्रमंडल की बात करें, कोसी का, तो कोसी में हमारे कौन कौन से ज़िले आते हैं? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। और पूर्णिया में हमारा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो आप सभी को पता होगा कि पूर्णिया जो है, जो हमारा पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज है, ये हमारा वेस्ट बंगाल से बॉर्डर भी शेयर करता है। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सबसे कम ज़िले किस प्रमंडल में हैं, तो भागलपुर में है। भागलपुर में कितने हैं? केवल 2 ज़िले हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका। अगर हम मुंगेर की बात करें, तो मुंगेर में हमारे बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई ज़िले देखने को मिलते हैं। और हमारे मगध का जो प्रमंडल है, मगध में हमारा औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद, गया, नवादा, ये सारे ज़िले जो हैं वो हमारे मगध के देखने को मिलते हैं। अगर हम पटना प्रमंडल की बात करें दोस्तों, तो पटना में हमारा कैमूर और रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा जैसे ज़िले जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए, बिहार में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है, तो कुल हमारे बिहार में 38 ज़िले हैं। 38। अगर हम सबसे जो नया ज़िला है उसकी बात करें, तो नया हमारा सबसे कौन सा है? अरवल है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो हम अब बढ़ते हैं अपने सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप देखिए, वीडियो तो सब लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग जो है वो कहाँ पर स्थित है? बोधिसत्व पद्म पाणि की जो पेंटिंग है वो हमारा अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद्म पाणि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमल धारण करने वाला। अब अगर हम बादामी गुफाएं की बात करें, तो बादामी गुफाएं कहाँ पे हैं? कर्नाटक के उत्तरी भाग में है, जिसमें हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जो बादामी गुफाएं हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए। एलोरा की बात करें, तो एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें क्या है? 600 से 1000 कलाकृतियाँ हैं। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, अजंता में।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो हमारा स्तूप है, चैत्य और विहार है, वो हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। तो मगध और अंग का जो मैदान है दोस्तों वो हमारा मध्य गंगा का मैदान है। अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान के क्षेत्रों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, उसके बाद निम्न या निचले गंगा का मैदान। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है दोस्तों वो हमारा मध्य गंगा के मैदान में आता है, इसीलिए जो हमारा विकल्प बी होगा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो देखिए मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में भागलपुर मुंगेर है, मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान में पटना, गया और शाहाबाद में स्थित है, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, इसलिए जो हमारा विकल्प बी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कौटिल्य जो है वो किस स्थान में राजनीति विज्ञान के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो जो कौटिल्य थे, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, वो हमारा किस में थे, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो थे वो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। देखिए हमारा जो कथन है दोस्तों वो है कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था, और ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अब देखिए दोनों ही गलत दिए हुए हैं। क्यों गलत दिए हुए हैं? क्योंकि जो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और जो ह्वेनसांग था वो जो था वो हर्ष के शासनकाल में आया था। इसलिए ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो हमारा कोई कथन सही नहीं है, इसलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए फाहियान जो है वो चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, और पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। और ह्वेनसांग जो है ये बौद्ध भिक्षु था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, देखिए चीनी महास्रोत के अनुसार जो है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो उन्होंने समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था या एक संदेशवाहक भेजा था, और उनसे जो है वो गया में थोड़ी सी ज़मीन मांगी थी बौद्ध मंदिर बनाने की, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने के लिए गया में अनुमति मांगी थी, किससे? समुद्रगुप्त से, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 में 20/7/2024 को जो री एग्ज़ाम हुआ था, एक बार पेपर लीक हो गया था, पेपर कैंसिल हो गया था, और ये जो है वो प्राइमरी में पूछा गया सवाल है। देखिए प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो लौह स्तंभ जो है वो अभी कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में स्थित है, इसलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, और गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। सोचिए, है लोहे का लेकिन आज तक जंग नहीं लगी है, इसीलिए जो है वो आश्चर्य, इसको कहते हैं धातुकर्म का आश्चर्य। तो ये हमारा कहाँ पे है? दिल्ली के मेहरौली में। हमारा जो अगला सवाल है वो है खीर भवानी मेला। अब देखिए ये भी हमारा जो सवाल है वो बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 के एग्ज़ाम में, मतलब प्राइमरी के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो अब ये ऐसा थोड़ी है कि प्राइमरी में पूछ लिया तो फिर अपर प्राइमरी या टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछ सकता, आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए खीर भवानी मेला कहाँ होता है, तो खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर का जो है ये सुप्रसिद्ध मेला है। अगर हम और बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में होता है, और प्रमुख मेले जो हैं वो झीरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्र चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्यौहार हैं। तो आप लोग याद रखिएगा झीरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्र चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जो है ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार हैं।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी 69वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों 2023 में। तो जो नीतिसार है इसे किसने लिखा था, तो कामंदक ने लिखा था, इसीलिए जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए राजनीति की जो प्रारंभिक पुस्तक है नीतिसार, उसके लेखक कामंदक हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी, तो गुप्त काल में लिखी गई थी। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए हमारे चरक क्या थे, चरक चरक क्या थे, तो चरक हमारे चिकित्सक थे। चरक हमारे क्या थे, चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त जो थे, ब्रह्मगुप्त कौन थे, तो गणितज्ञ थे। ये गणित की विद्या में माहिर थे। और वाराहमिहिर जो थे वो हमारा ज्योतिष थे। और विशाखदत्त जो थे वो नाटककार थे। तो इसीलिए हमारा देखिए 1 का जो है वो बी हो जाएगा, और ए का हमारा 2 तो 2, और बी का हो जाएगा 1 तो 2 1, और वाराहमिहिर का जो हो जाएगा ज्योतिष 4 तो 2 1 4। 2 1 4 किस में आपको दिख रहा है, तो 2 1 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ए में। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जो चरक थे वो चिकित्सा के क्षेत्र से रिलेटेड थे, ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे, और वाराहमिहिर ज्योतिष थे, और विशाखदत्त जो थे वो नाटककार थे। तो इसलिए जो है इसका मिलान जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी TRE 3 एग्ज़ाम में पूछा गया है, और पेपर 2 में मतलब अपर प्राइमरी में पूछा गया है। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो जो दक्षिणापथ था दोस्तों ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कहाँ तक था, तो कृष्णा नदी तक था। इसीलिए जो है ए विकल्प हमारा वो सही हो जाएगा। अब देखिए दक्षिणापथ का मतलब है कि दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक का जो रास्ता था उसे हम क्या कहते थे प्राचीन काल में, तो हम उसको दक्षिणापथ कहते थे। देखिए हमारा अगला जो सवाल है कि दिल्ली सल्तनत में किसने फ़ारसी त्यौहार नौरोज़ मनाने की शुरुआत की थी। तो जो हमारा बलबन था दोस्तों, बलबन ने जो है वो फ़ारसी त्यौहार नौरोज़ मनाने की शुरुआत की थी। इसने 2 प्रथाएं और भी शुरू की थी, वो क्या था, सिजदा और पाबोस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। तो सिजदा और पाबोस जो है वो गैर इस्लामी प्रथाएं थी जो इन्होंने शुरू की थी। देखिए आपका जो BPSC स्कूल टीचर पेपर 2 में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनके शासनकाल में एक यात्री आया था इब्न बतूता, ये कौन से देश से था। तो जो हमारा इब्न बतूता था वो हमारा मोरक्को देश से था। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सल्तनतकालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो मैथिली भाषा है वो बिहार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो जो हमारा कर्नाट राजवंश था दोस्तों, कर्नाट राजवंश ये बिहार का एक राजवंश था और इन्हीं के शासनकाल में जो है वो मैथिली भाषा का सर्वाधिक जो है विकास हुआ था। देखिए डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि जो मानी है 1200 से 1526 थी और इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश का शासन था। इसलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो जो नाथपंथी और सिद्धों और योगियों ने जो था वो भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में जो है लोकप्रिय बनाया था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है
ये भी 69वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि फुतहात ए आलमगीरी, अब आलमगीर किसको कहते थे, तो आलमगीर किसको कहते थे, औरंगजेब को कहते थे। तो उसके बारे में लिखी गई पुस्तक है और ये किसने लिखी थी, तो जो हमारे ईश्वरदास नागर थे, ईश्वरदास नागर ने जो है वो फुतहात आलमगीरी नामक पुस्तक लिखी थी। अब इसमें क्या था कि औरंगजेब के शासनकाल की जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं थीं वो इसमें लिखी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुग़ल काल के दौरान काबुल या मक्का का द्वार कहा जाता था। अब देखिए, जो हमारा सूरत का बंदरगाह था दोस्तों, वो उसे क्या कहते थे, मक्का का द्वार कहते थे। देखिए, सूरत बंदरगाह को मुग़ल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से ही शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है और यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि बाबर के आगमन के कारण। अब देखिए, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कौन कौन से कारण जो हैं वो सही हैं। अब देखिए, बाबर के आगमन के कारण से भी कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था। देखिए, बारूद का आगमन तो बहुत पहले हो चुका था, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। देखिए, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। देखिए, ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि मेहराब और जो है गुंबद का जो परिचय हुआ था वो हमारा दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ था। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है प्रदेश में तैमूर या तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो बाबर जो था वो तोप लेके आया था, तो युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है दोस्तों, 3 और 4, ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में होते थे। तो आप सभी को पता है कि जो मराठा शासन था उनमें जो थे वो अष्टप्रधान मंत्री परिषद होते थे। देखिए, मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अब इसमें होते कौन कौन से थे, तो देखिए, पेशवा या मुख्य प्रधान राजा का प्रधानमंत्री होता था, और अमात्य जो वित्त एवं राजस्व को संभालता था, वाकिया नवीस जो वर्तमान में गृह मंत्री था, और सुमंत जो था वो विदेश मंत्री था, और सचिव जो था वो राजकीय पत्र व्यवहार के लिए सुरुनबीस या चिटनीस भी कहा जाता था, और सेनापति या सरे नौबत जो थे वो सेनापति होते थे, और मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश कहा जाता था, और पंडित राव या सद्र को धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। तो ये जो हमारे 8 मंत्री थे ये मराठा के शासनकाल में होते थे। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो हमारे बक्सर की लड़ाई के बाद जो है वो हमारा इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगर हम बात करें तो कि बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में इलाहाबाद की संधि कब की, तो ये 1965 लिखा है, लेकिन ये गलत लिखा है। 1965 नहीं होगा, ये 1765 होगा। तो 1765 में जो है वो संधि हुई थी। 1765 में की, जिसके अंतर्गत मुग़ल सम्राट ने बंगाल वो किसको दे दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया, और क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया। मुग़ल सम्राट ने 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो सौंप दी थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो जो डच को क्या कहते थे, पुर्तगाल कहते थे, पुर्तगाली। तो इन्होंने जो है वो 1632 में वो अपना कारखाना जो है वो पटना में स्थापित किया था। अब देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है, यहीं पे किया था। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय शासक थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। तो इंग्लैंड में जो थे वो दादा भाई नौरोजी जो थे वो भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। देखिए, इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत जो थे
वो दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया है। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। अब देखिए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति चाय के बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अब इसमें से देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमारा बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 वाले एग्ज़ाम में, मतलब जूनियर टीचर वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसमें जो 1859 का भारतीय उत्प्रवास अधिनियम था, इसमें क्या कहा गया कि बागान श्रमिकों को, जो बागान में काम करते थे, उनको बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि देखिए, ये भी टीजीटी का लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है कि 11-12 में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 में। निम्नलिखित में से किसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण कौन सा था? देखिए, रेलवे मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग। अब देखिए, लकड़ी के स्लीपर बनते हैं और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी, तो ये भी सही था। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, हमारा ये भी ऑप्शन सही है। और विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, तो हमारा ये भी सही है। इसलिए जो हमारा विकल्प डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, ये भी आपका टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो पेपर 2 का है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न जो है वो आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।